A warm welcome to all of you on a platform that is Aspire, Target, Achieve. Myself श्वेता शर्मा और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। सो आई होप मैं जो भी आपको आज पढ़ाऊंगी आप उसको अच्छे से समझोगे। बिफोर स्टार्टिंग I request you all to press the bell icon and subscribe to my channel. So without any sort of delay, let's move on. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि PSSSB ने एक नया टॉपिक ऐड ऑन किया है। वैसे तो पुराना ही है, PPSC में ये टॉपिक पहले से ऐड ऑन है। पीपी जैसे हो गया PPSC नायब तहसीलदार और कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके सिलेबस में ये पहले से आता है। PSSSB ने इस बार इसको ऐड ऑन किया। ये कौन सा टॉपिक है? दैट इज इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग में मतलब उसमें 5 से लेके 6 तक टॉपिक्स हैं, तो उसे हम 5-6 क्लासेस में कर लेंगे। उसमें शुरुआत होती है रिवॉल्ट ऑफ 1857। दैट इज कि जो हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई जिसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बारे में बात होगी। गांधीयन इरा के बारे में बात होगी। महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड उनके फैक्ट्स है, उनकी मूवमेंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो एक्ट्स है, जितने भी एक्ट्स पास हुए उनके कॉजेस क्या निकले, आउटकम्स क्या निकले, इम्पैक्ट्स क्या निकले, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्लास इज अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके कॉजेस, इम्पैक्ट्स और आउटकम्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट की कहानी पढ़ने से पहले एक बार हम 100 साल पहले चलते हैं, उसकी कहानी समझ लेते हैं, तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या कारण बने रिवॉल्ट के। देखो, कारण जो थे, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो इमीडिएट इशू होते हैं। इमीडिएट इशू ऐसे होते हैं कि जैसे 1857 में लड़ाई हुई तो कुछ महीने पहले कुछ ऐसे कॉजेज हुए होंगे जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ, वो हो गए इमीडिएट इश्यूज। दूसरे होते हैं क्रोनिक इशू। क्रोनिक इशू होते हैं कि कई साल पहले, 100 साल जैसे हो गया, 50-100 साल पहले, इतने सालों पहले से कुछ ऐसे इश्यूज होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे कॉजेज होते जा रहे हैं जिसके कारण रिवोल्ट की स्थिति पैदा हो गई। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले हम 100 साल पहले चलते हैं, दैट इज 1757 में। 1757 में क्या हुआ? एक लड़ाई हुई जो थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर का रिप्रेजेंटेटिव था रॉबर्ट क्लीव, और उसकी लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर वर्सेस नवाब। नवाब का नाम था सिरज उद दुल्ला खान। क्यों हुई थी? कि जो नवाब का कमांडर इन चीफ था मीर जफर, उसकी दगाबाजी के कारण ये लड़ाई जो है ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो जो मीर जफर था कमांडर इन चीफ नवाब जी का, उसने क्या किया था, वो ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गया था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ये लड़ाई जीत गए थे। अब ये शॉर्टेस्ट बैटल थी, शॉर्टेस्ट बैटल थी, जो इतिहास में सबसे छोटी लड़ाई है। ये हुई थी 88 मिनट्स की। इसके बाद 1864 में 1864 में एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, इसमें तीन राजे, तीन राजों ने मिलके आपस में मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी। वो तीन राजे जो थे वो थे शाह आलम टू, जो कि एक मुगल किंग थे। मीर कासिम बंगाल के राजा थे। शुजा उल्लदुल्ला अवध के राजा थे उस समय। इन तीनों ने मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी। उस समय जो ब्रिटिशर का रिप्रेजेंटेटिव था वो था हेक्टर मुनरो। इसमें भी है जो ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, ब्रिटिशर्स वोन। उसके बाद बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। पहले देखो, 1757 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ प्लासी, देन 1764 में हुए बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद 1773 में एक एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट। उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि बंगाल
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जे में ले लिए। तो एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कुछ मेंबर्स थे। मेंबर्स ने एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव बना के बंगाल भेज दिया और उसे वहां का एज ए कंपनी का मैनेजर के तौर पे भेजा था, और एक नई पोस्ट इन्होंने ओरिजिनेट की उस समय, जो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ये एक इन्होंने पोस्ट ओरिजिनेट की 1773 में। अब इसका काम क्या था कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार और इसके आसपास वाले जितने भी इलाके हैं ना, उन सबकी एज अ मैनेजर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसने वहां पे जाके काम करना है। ठीक है। अब 1773 के बाद समय बीतता गया। उसके बाद 1833 में एक और एक्ट पास हुआ, दैट इज चार्टर एक्ट 1883। इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी इसे रद्द कर दिया गया और एक नई पोस्ट बनाएगी, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब समझ रहे हो, पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसमें थे सिर्फ तीन, दैट इज बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब है पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के ऊपर राज ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट कर लिया था तब, और इन्होंने जो पोस्ट बनाई वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट। और इसके बाद 1833 के बाद अब पोस्ट, समय बीतता गया तो पोस्ट चेंज होती गई। मतलब जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर चेंज करती रहती है कंपनी, ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज होते गए। अब 1857 में रिवोल्ट के समय क्वेश्चन आता है कि 1857 के रिवोल्ट के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था उस समय, जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है उसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि हो गया सिपॉय म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिपॉय म्यूटिनी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो सिपाहियों के द्वारा की, एक रिवॉल्ट था। सिपाही, सिपाही शब्द अगर एक ब्रिटिशर बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, सिपॉय, तो वो सिपॉय म्यूटिनी इसका नाम पड़ गया, सिपाहियों के द्वारा किया हुआ विद्रोह 1857 में। और इसका नाम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पड़ा। वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, ये नाम जो दिया था वो दिया था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर फुल फॉर्म है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने बोला था कि 1857 की जो लड़ाई है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डन बाय सिपाही, सिपॉयज, डन बाय मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री। सो इसके बाद तब थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, और उसके बाद इसकी जो सिपॉय म्यूटिनी का एक कोडवर्ड बन गया था, रिवोल्ट का कोडवर्ड उस समय एक बन गया था जो कि बहुत यूज में था, वो था लोटस एंड चपाती। लोटस एंड चपाती। लोटस का मतलब है यहाँ पे मदरलैंड, और चपाती का यहाँ पे मतलब है कॉमन मैन। सो कॉमन मैन, और एक कॉमन मैन का अपनी मदरलैंड के प्रति एक रिवोल्ट, उसे आजाद करने का एक रिवोल्ट, ये था कोडवर्ड लोटस एंड चपाती। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो कॉजेस कैसे अब हुए। कॉजेस की बात करने से पहले हम एक बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बुक का नाम है जर्मनी का इकोनॉमिस्ट था, वो था कार्ल मार्क। जो इकोनॉमी के स्टूडेंट है उन्होंने इनका नाम पक्का सुना होगा, दैट इज कार्ल मार्क। इकोनॉमिस्ट हुए हैं जर्मनी के, बहुत फेमस है। इन्होंने एक बुक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। So there are two question arises. First question is कि who gave the name to the revolt of
1857 as first war of independence? The answer is V.D. Savarkar. Full form of V.D. Savarkar is Vinayak Damodar Savarkar. Okay, and the second question is who wrote the book फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है 1857 से 1859 तक. हु रोट द बुक? द आंसर इज कार्ल मार्क्स, फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ जर्मन. ओके, फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ जर्मनी. अब बात करते हैं और इश्यूज की. सो 1857 की बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट पे एक तो हो गया सिपॉय म्यूटिनी. सेकंड था कि 1857 से पहले जो लॉर्ड कैनिंग से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड डलहौजी, और उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिसके कारण कि लोग भड़क गए थे. उसने एक पॉलिसी बनाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये उसने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें क्या था कि अगर एक राजा का बेटा नहीं है तो वो उसके मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाएगी. और इससे बचने के लिए वो राजा अपने बेटे की जगह, मतलब उसका अगर बेटा नहीं है तो वो एडॉप्ट नहीं कर सकता. अगर एडॉप्ट करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे कोई राज्य नहीं मिलेगा, और अगर राजा मर जाता है तो उसके परिवार को एज अ पेंशन मिलेगी सिर्फ रोटी के लिए. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास राज संपत्ति तो चली जाएगी, एडॉप्ट वो कर नहीं सकता, किसी को गद्दी पे वो बिठा नहीं सकता चाहे वो विरासत में लिख ले. ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि 1853 के पास लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी लॉन्च की थी. और ये पॉलिसी के बाद सबसे जो फेमस परिवार था, फेमस स्टेट थी जो इसके अंडर आ गई थी वो थी झांसी. झांसी की रानी के का खुद का बेटा तो था नहीं, तो वो एडॉप्ट करने के बाद भी झांसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर आ गई थी. उसका सारा राज्य उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था. अब दूसरी और बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. रिवोल्ट ऑफ 1857 के काफी सारे क्रोनिक इश्यूज हैं जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया और आगे भी डिस्कस करेंगे. सो सबसे बिग क्वेश्चन आता है कि सबसे बिगेस्ट इश्यू कौन सा है क्रोनिक इश्यू. तो सबसे बिगेस्ट इश्यू था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसके बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया. सो जो स्टेट, सबसे फेमस स्टेट जो इसका शिकार बनी वो थी झांसी. झांसी की रानी इसका शिकार बनी क्योंकि उसका असली बेटा तो था नहीं, उसने अडॉप्ट किया था, उसको पेंशन लगनी थी, इसलिए उसका सारा राज हड़प लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. फिर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन शिकार बना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, सबसे पहले कौन सी स्टेट हड़पी गई. तो एक रियासत थी सेटायर. सेटायर SATTIRA. ये सेटायर नाम की एक रियासत थी जो थी महाराष्ट्र में. ये सबसे पहली थी, फेमस थी झांसी. और एक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी नाना साहेब और पेशवा बाजीराव की. नाना साहेब जो थे उनका ओरिजिनल नाम था धोंदू पंत. ये भी क्वेश्चन आता है कि धोंदू पंत किसका नाम था, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि नाना साहेब का असली नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा धोंदू पंत. सो नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब थे कानपुर के राजा. 1824 में वो कानपुर के राजा थे, बस इतना याद रख लो, कानपुर के राजा थे. और 1827 में इनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई. और दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव टू, यहाँ पे जो पेशवा है, पेशवा एक पोस्ट को बोलते हैं मराठा लोग, पोस्ट को पेशवा बोला जाता है. सो पेशवा बाजीराव टू थे जो इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी. अपनी कोई संतान नहीं थी इसलिए इन्होंने क्या किया कि नाना साहब को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए इन्होंने इसको अडॉप्ट करके अपनी विरासत में लिए लिखवा दिया कि मेरे बाद ये सारा राज जो है वो नाना साहब को जाएगा, गद्दी नाना साहब को जाएगी. पर ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार हो गए. तो इनको
पेंशन भी बंद कर दी, क्योंकि ये थे अडॉप्टेड सन। कहते हैं आपका कोई ब्लड का रिलेशन है ही नहीं तो आपको क्यों दी जाए, उसकी वाइफ को तो मिलेगी पेंशन। सो नाना साहेब भी इसमें कूद पड़े। अब नाना साहेब का जो जनरल था, नाना साहेब का एक जनरल था तांत्या टोपे। तांत्या टोपे, इन्होंने भी बहुत हेल्प की रिवोल्ट ऑफ 1857 में, मेन कैरेक्टर थे। अब करते हैं बात इकोनॉमिक कॉजेस की। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब होता है कि खर्चे वाले, इकोनॉमिक मतलब हमारे टैक्सेशन लग रहा है, हैवी टैक्सेशन। अब इसमें कौन शिकार हुए, जो हमारे इंडिया में ना घरेलू लोग काम करते थे, घरेलू चीजें बनाते थे, जैसे कि टोपियां बना दी, दरियां बना दी, और नमक बनाया। ये सब चीजें घर में बनाते थे और देन वो बेचते थे। ये जो सिस्टम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंद करवा दिया। इन्होंने क्या किया, ये बाहर से सामान लेके आते थे, अपनी कंट्री से सामान लेके आते थे ब्रिटेन से, और यहाँ पे आके उस पे हैवी टैक्स लगा के यहाँ पे बेचते थे। सो ये हैवी टैक्सेशन लगती थी, यहाँ के जो घरेलू कारीगर थे वो सारे ठप हो गए, और दूसरी तरफ जो फार्मर वगैरह ये सारे इसी में आएंगे, इन सबको बहुत ज्यादा धक्का लगा। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हुआ। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स दैट हिट पीजेंट्स। पीजेंट्स, अब यहाँ पे पीजेंट्स शब्द यूज हुआ है, तो पीजेंट शब्द का मतलब ये है कि जो घर पे काम करते थे, घर पे प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे कि टोपियां होगी हैंडक्राफ्ट्स के साथ, तो वो पीजेंट्स हैं। उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आर्टिसंस थे जो, और स्मॉल जमींदार थे, ये सारे इस इकोनॉमिक कॉजेस के शिकार हो गए। नेक्स्ट है मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। अब मिलिट्री में भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स वर पेड लो सैलरीज। अब यहाँ क्या होता था कि मिलिट्री में एक ब्रिटिशर ने और एक इंडियन ने, दोनों ने सेम डेट को ज्वाइन किया, पर यहाँ पे क्या होता था कि ब्रिटिशर को ज्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियन को लो सैलरी मिलती थी। दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार। जो इंडियन सोल्जर था उसकी प्रमोशन सूबेदार तक नहीं हो पाती थी, सूबेदार के ऊपर वो कुछ नहीं बन सकता था। एंड उसको रेसियली इंसल्टेड किया जाता था कि आप तो काले हो, आपकी चमड़ी काली है, ऐसे उसे इंसल्ट किया जाता था। They were also grieved because of the refusal of British to pay foreign service allowance bhatta while fighting in remote regions such as Punjab and Sindh। अब होता क्या है कि अगर किसी कंपनी ने किसी अपने मैनेजर को या अपने किसी एम्प्लॉय को बाहर जाके काम करने के लिए कंपनी के बेसिस पे बाहर भेजना है, जैसे कि अब पंजाब में आपकी पोस्टिंग हुई है और आपको पंजाब की कंपनी में आप काम कर रहे हो, और आपकी कंपनी ने बोला कि आपको बाहर जाना है यूएस में और वहां पे ये काम करके आना है, तो वहां पे आप गए हो 10 दिन के लिए। होता क्या है मेनली कि जो कंपनी होती है वो आपको फॉरेन सर्विस अलाउंस देती है, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा और ट्रैवल अलाउंसेस सारे आपको मिलते हैं। उसे हम कहते हैं भत्ता, भत्ता बोलते हैं उसे। जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उन्हें भत्ता नहीं मिलता था, और वही दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको भत्ता दिया जाता था। जब फाइटिंग के लिए जाना होता था मिलिट्री ने, तब ब्रिटिशर्स को तो पैसे मिल रहे थे, पर वही दूसरी तरफ इंडियंस को उनकी सैलरी में से वो सारे अलाउंसेस के पैसे काट रहे थे। जैसे अगर खाना खाया तो वो खाने के पैसे काट लेंगे, रहने के पैसे काट लेंगे। तो ये थी मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में पढ़ लिया, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अब जो लॉर्ड डलहौजी था 1857 के पहले वाला जनरल वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, उसने क्या किया था कि कुछ रिलीजियस लोगों के रिलीजियस के साथ छेड़छाड़ की थी। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स उसने बनाए थे काफी, जैसे कि विडो रीमैरिज। अब है तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन तब लोगों की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ये उनके लिए गलत हो रहा था, क्योंकि वो 1000 साल पहले चलने वाली प्रथा उसने रोक दी थी, विडो रीमैरिज। अब ये था कि अगर किसी कोई विडो हो जाती है लड़की, तो वो दोबारा मैरिज कर सकती है। जबकि इंडियंस क्या करते थे कि अगर कोई विडो हो जाती है गर्ल, तो उससे अपने हस्बैंड के साथ उसे एज अ सती जला दिया जाता था।
तो वो उसने एबोलिशन ऑफ सती प्रथा उसने बैन करवा दी थी और विडो रीमैरिज एक्ट उसने शुरू करवा दिया था। इससे क्या हुआ था कि लोग भड़क गए थे। एजुकेशन फॉर गर्ल्स उसने शुरू की थी। उस वक्त ये माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उसने क्या किया था, एजुकेशन फॉर गर्ल्स रख दी थी। जो जो चीजें इंडियंस नहीं करते थे उसके विरुद्ध जाके उसने वो रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स शुरू किए थे, जबकि वो सारे अच्छे थे। फिर उसने एक सबसे गंदा वाला क्रिश्चियन मिशनरीज शुरू किया था। इसमें उसने क्या किया था कि उसने कुछ ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज शुरू किए कि लोगों के धर्म परिवर्तन, लोग खुद अपना धर्म परिवर्तन कराएं, हिंदू से क्रिश्चियन बन जाए। वो आजकल भी चलता है हमारे इंडिया में कि लोग हिंदू से क्रिश्चियन बन रहे हैं। ये उसने ऐसे कैसे किया कि उसने यूरोप की हिस्ट्री जो है वो पढ़ानी शुरू कर दी। स्कूल्स में लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि यूरोप की हिस्ट्री क्या है, ताकि लोग खुद प्रभावित होकर अपना धर्म परिवर्तन कर ले। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। एक उसने इनफील्ड राइफल लॉन्च की थी। इनफील्ड राइफल में क्या होता है कि जो बारूद होता है वो छील के ना बंदूक में डालना होता है तो गोली चलती है। वो जो बारूद होता है उसे छीलना मुंह से पड़ता है। वो उसकी ऐसी टेक्नोलॉजी थी तब की, वो बारूद जो है वो मुंह से छील के देन वो बारूद भरते थे गोली में, देन वो गोली पड़ती थी बंदूक में। तो जो वो बारूद था ना, वो था एनिमल फैट से बना हुआ। सुअर और मे बी काऊ थी। जो ये एनिमल फैट से बना हुआ था, इसके कारण जो हिंदू थे वो बोलते थे कि हमारा मतलब धर्म नष्ट कर रहे हो तुम लोग। तो इसके कारण भी वो भड़के हुए थे कि पहले इन्होंने बताया नहीं कि वो एनिमल फैट है, पर उन्होंने जब देखा जाके उसे बनते हुए तब उनको पता लगा और वो भड़क गए। ये थे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कि आप रिलीजन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। अब नोट क्या है, यहाँ पे नोट है invention like railways and telegraph spread of western education also promoted the cause। अब इन्वेंशन की गई रेलवे की, टेलीग्राफ की, है तो बढ़िया चीज है, लेकिन तब के लोगों की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ये उनके रिलीजन को ठेस पहुंचाने वाली बात थी कि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, लड़कियों को एजुकेशन दी जा रही है। एक तो वेस्टर्न एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं पढ़ानी चाहिए थी तब, क्योंकि यूरोप की पढ़ा रहे थे और इंडिया की नहीं पढ़ा रहे थे। ये थे causes, political causes of revolt of 1857, economic causes, military discrimination, religious discrimination। ये कुछ causes थे। अब next है आउटब्रेक, यानी कि चिंगारियां कहाँ कहाँ पे लगी। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था मार्च 29 1857 पे। और किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे जो था वो एक सोल्जर था, इंडियन सोल्जर, जो कि एक ब्राह्मण था। जब उसे पता चला कि जो बारूद है वो काऊ के मांस से बना हुआ है, तो उसकी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और इसके तहत उसने अटैक कर दिया अपने कुछ दो सीनियर्स के ऊपर बैरकपुर बंगाल में। दो सीनियर्स पे अटैक किया उसने, उनको मार दिया गोली मारकर। वो जो दो सीनियर्स थे वो थे जनरल बार्ग और जनरल हुसैन। इन दोनों को उसने मार दिया। जो मंगल पांडे था वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करता था, यानी कि 34th रेजिमेंट का वो सिपाही था। जैसे कि जाट रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट होती है, ऐसे बंगाल की रेजिमेंट से वो बिलोंग करता था। अब जो मंगल पांडे था उसे फांसी की सजा दी गई। उसे 8 अप्रैल 1857 को हैंग कर दिया गया। अब इस बात की खबर 10 मई तक मेरठ तक पहुंच गई। मेरठ में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको इस बात का जब पता लगा तो उन्होंने मेजर रिवोल्ट कर दिया। मेजर रिवोल्ट में उनकी दो टुकड़ियां थी, एक तो 20 नेटिव थे और दूसरी थी थर्ड लाइट कैवलरी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑन मई 10 देयर वाज अ म्यूटिनी ऑफ सिपोइज एट मीरठ, थर्ड नेटिव कैवलरी। म्यूटिनी स्प्रेड थ्रू आउट यूपी along with the some other parts of the country। जो म्यूटनी सिपॉइस की हुई वो थ्रू आउट यूपी और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में रिवोल्ट हुआ। फिर इसके बाद दिल्ली तक ये रिवोल्ट पहुंच गया। 11 मई 1857 को कुछ रेबल्स यानी कि विद्रोहियों ने वहां पे मुगल एम्परर था बहादुर शाह टू, वो जो किले में रह रहा था बहादुर शाह टू,
उसे एज ए नेशनल लीडर घोषित कर दिया, नेशनल लीडर ऑफ रिवोल्ट। अब जो ये बहादुर शाह सेकंड है, या तो कह लो बहादुर शाह सेकंड या फिर कह लो बहादुर शाह जफर। जफर लगाना है तो सेकंड नहीं लगाना, सेकंड लगाना है तो जफर नहीं लगाना। जफर इज द फर्स्ट नेम बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। बहादुर शाह जफर ये लास्ट एम्परर था इंडिया का, मुगल एम्परर। और जो फर्स्ट था वो तो हम सबको पता है कि बाबर था। बाबर और बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने राज किया, बहादुर शाह के बाद किसी भी मुगल ने राज नहीं किया। सो ये लास्ट बहादुर शाह सेकंड था मुगल एम्परर, और ये फर्स्ट ऐसा मुगल एम्परर था जिससे आउटसाइड ऑफ इंडिया जिसकी मौत हुई, जिसकी शहीदी हुई। तो हुआ क्या, जब इनकी लड़ाई हुई तो ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह सेकंड को काले पानी की सजा दे दी और इसे रंगून भेज दिया। रंगून है म्यांमार में, म्यांमार में रंगून है, जहां इसकी 1862 में मौत हो गई। रंगून जो है म्यांमार में है। अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का पुराना नाम जो है वो है बुर्मा। अगर बुर्मा से भी पुराना नाम देखें तो बुर्मा से भी पुराना नाम है स्वर्ण भूमि। सो ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने जो ये सारे रिवोल्ट के समय इमरजेंसी हेडक्वार्टर जो बनाया था वो बनाया था इलाहाबाद में। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। बिगिनिंग में तो जो रेबल्स थे, विद्रोही थे, वो सक्सेसफुल रहे। यूरोपियंस उन्होंने मार दिए। लो कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन जो थे वहां पे अटैक किया और रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। बट रिवर्सेस सून बिगेन टू अक्कर, यानी कि जल्द ही स्थितियां बदल गई। और जैसे कि पंजाबी में बोलते हैं ना कि बाद में जो रेबल्स थे उन्होंने मुंह की खाई। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन्स की बात कर ले कि रिवोल्ट में कौन कौन से बंदों ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं। तो सबसे पहले है भक्त खान। भक्त खान जो थे इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और ये कौन सी यूनिट के सिपाही थे, ये थे बरेली के। बरेली जो है यूपी की रेजिमेंट है, ठीक है। यूपी में बरेली की रेजिमेंट है, ठीक है। वॉज कोल्ड साहिब आलम, वॉज कोल्ड साहिब आलम बाय बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड ने इनका काम देख के, इनसे प्रसन्न होके इनको एक नाम दिया था साहिब आलम। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि बहादुर शाह सेकंड ने किसको साहिब आलम का नाम दिया था। सो द आंसर इज भक्त खान, ओके। सेकंड इज नाना साहेब। नाना साहेब पहले भी हमने बात की कि नाना साहेब जो थे कानपुर से थे। इन्होंने कानपुर में विद्रोह किया था। क्यों किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण। इनके जो जनरल थे, मैंने पहले आपको बताया कि तांत्या टोपे थे, जिनका रियल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंगा था। तो ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि रामचंद्र पांडुरंगा इज तांत्या टोपे ओरिजिनल नेम, ठीक है। एंड उनके साथ अजीमुल्ला थे, ये 3 जाने थे। उसके बाद था बेगम हजरत महल। जो बेगम हजरत महल थी वो अवध की रानी थी, फर्स्ट वाइफ थी नवाब वाजिद अली शाह की। इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद बेगम हजरत महल अवध से खड़ी हुई। उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका जो बेटा है बिरजिस कादिर, उसको वो नवाब बनाएंगी अवध का। सो वो वहां से खड़ी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो कि विडो क्वीन थी राजा गंगाधर राव की, झांसी में, उनका साथ दिया था तांत्या टोपे ने। हुआ क्या था कि नाना साहेब ने बोला था कि यहाँ पे कानपुर में मेरे साथ तो अजीमुल्ला खान है। तो तांत्या टोपे को उन्होंने कहा था कि तांत्या टोपे तुम जाओ, एक टुकड़ी लेके जाओ और झांसी की रानी की हेल्प करो। तांत्या टोपे और झांसी की रानी ने मिलके डिफीट कर दिया था सिंधिया ऑफ ग्वालियर को। अब हुआ क्या था कि 1857 के रिवोल्ट में कुछ बड़े कुछ छोटे राजाओं ने ब्रिटिशर्स के हक में लड़ाई की थी। अब उसमें ग्वालियर का राजा भी था। ग्वालियर का राजा था, उसको डिफीट कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने मिलके। पर उसके बाद इन दोनों को, तांत्या टोपे को गोली मार दी थी सर ह्यूज रोस ने। सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई को गोली मारी थी सर ह्यूज रोस ने। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी जून 17 1858 को मर गई थी, वाइल तांत्या टोपे वाज लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। बाद में तांत्या टोपे को भी पकड़ लिया गया और उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया।
कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, ये दो जाने थे बिहार से, ये बिहार से विद्रोही थे। मौलवी अहमद उल्ला थे, फर्स्ट अवध के थे, एंड देन रोहिलखंड से खड़े थे वो। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड डंका शाह। डंका शाह क्यों उनको बोला जाता था? क्योंकि वो एक मौलवी थे जो कि अपने साथ हमेशा ड्रम को रखते थे, इसलिए उनका नाम था डंका शाह। ही फोर्ट इन द बैटल ऑफ चिन्हत। चिन्हत के बैटल में इन्होंने लड़ाई की थी। देवी सिंह थे मथुरा से, कदम सिंह थे मेरठ की लड़ाई से, हामिद अली खान थे दिल्ली से, और लास्ट में है मनीरम दीवान, ये थे असम से। ठीक है, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट पर्सन्स। अब थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्वीन थी झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। ये रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था 1828 को, और इनका नाम था मणिकर्णिका तांबे, और इनको प्यार से बचपन में मनु के नाम से बुलाया जाता था। इनकी मैरिज कर दी गई राजा गंगाधर राव के साथ, महाराजा ऑफ झांसी 1842 में। इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया दामोदर राय राव 1851 में, पर वो बच्चा 4 महीने की उम्र में ही चल बसा। 1853 में कपल को फोर्स किया गया कि एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए। आनंद राव उसका नाम रखा गया, एज गंगाधर राव जो थे बहुत बीमार थे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार बनाने की कोशिश की, बट रानी वॉज डिटरमाइंड टू डिफेंड झांसी। पर रानी झांसी के लिए लड़ना चाहती थी, अपने अडॉप्टेड बच्चे के लिए लड़ना चाहती थी। शी फोर्ट वेलियंटली एंड वॉज इवन एबल टू एक्वायर ग्वालियर। उसने ग्वालियर पे, मैंने पीछे बताया कि तांत्या टोपी की हेल्प से उसने ग्वालियर को डिफीट किया फ्रॉम द सिंधिया रूलर्स हु वर ब्रिटिश अलायंस, बट इवेंचुअली द रानी रीच्ड हर मार्टरडम ऑन 18 जून 1858। 18 जून 1858 को उसकी शहीदी हो गई एट कतो की सराय, ग्वालियर के बीच में ही, बिकॉज ऑफ हर अनप्रेसिडेंटेड ब्रेवरी, करेज एंड विजडम, and her progressive views on women's empowerment, and due to her sacrifices she became an icon of Indian nationalist movement. उसकी ब्रेवरी के कारण वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक सिंबल बनी, एक रिप्रेजेंटेटिव बनी। और जो ह्यूज रोज जिसने रानी लक्ष्मीबाई को गोली मारी थी, जिसने उसको शहीद किया, उसने भी सबसे ज्यादा तारीफ रानी लक्ष्मीबाई की ही की थी कि सबसे ज्यादा ब्रेवरी के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा। नेक्स्ट है सुप्रेशन। सुप्रेशन का मतलब होता है कि जो बैटल्स हुई उनको दबाया किसने। अब जो दिल्ली से बैटल हुई थी, दिल्ली से विद्रोह हुआ था, जिसमें बहादुर शाह सेकंड जो थे वो खड़े हुए थे। अब इनका विद्रोहियों को दबाया था वहां पे जॉन निकलसन ने एंड हडसन ने। किया क्या था, इन्होंने बहादुर शाह सेकंड के 3 लड़के थे, तीनों लड़कों को इन्होंने गोली मार दी थी कि इसकी जड़ों को छोड़ना ही नहीं है। सेकंड जो थी वो कानपुर से लड़ाई थी। कानपुर में बाय कैंपबल और हैवलॉक ने विद्रोह को सप्रेस किया था। लखनऊ से बाय हैवलॉक ने किया था, आउटरम ने किया था, जेम्स नील्स ने, और कैंपबल। यानी कि हैवलॉक और कैंपबल ने 2 जगह पे विद्रोह जो सप्रेस किया था। पहला था कानपुर, दूसरा था लखनऊ। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, झांसी में किसने सुप्रेस किया था, झांसी की रानी को किसने मारा था, दैट वाज ह्यूज रोज। फिर आता है जी बनारस। बनारस है जेम्स नील ने किया था। द रिवोल्ट वाज कंप्लीटली सुप्रेस्ड बाय द एंड ऑफ 1858। 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 1858 के ईयर के एंड तक कंप्लीटली सुप्रेस्ड हो गया था, कंप्लीटली दब गया था। रिवोल्ट जो है खत्म होने पे आ गया था। अब फेट ऑफ द लीडर्स। बहादुर शाह सेकंड जो थे वो डिपोर्ट कर दिए गए थे रंगून में। रंगून मैंने आपको बताया कि जो रंगून है वो है म्यांमार में। म्यांमार जिसका पुराना नाम बुर्मा था, बुर्मा से भी पुराना नाम अगर देखें तो वो था स्वर्ण भूमि, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। उनके जो लड़के थे उनको भी गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। सेकंड थे नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल।
नाना साहिब जो थे वो कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जो थी वो अवध से थे, एस्केप्ड, उनको नेपाल भेज दिया गया। रानी की झांसी की रानी जो थी उनको मार दिया गया युद्ध क्षेत्र में। जो तांत्या टोपे थे was captured after betrayal by a friend and executed in 1859। उनको पकड़ लिया गया उनके ही दोस्त की मदद से और एग्जीक्यूट कर दिया गया 1859 में। अब कॉजेस क्या है फेल्यूर के? फेल्यूर के कॉजेस क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो था, द होलकर ऑफ इंदौर, द निजाम ऑफ हैदराबाद, द राजा ऑफ जोधपुर एंड द नवाब एंड भोपाल, द रूलर ऑफ पटियाला सिंध एंड कश्मीर, द रियल द राणा ऑफ नेपाल प्रोवाइडेड एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। इंडिया के राजा, खुद के राजा, छोटे बड़े राजा जिन्होंने ब्रिटिशर्स के हक में लड़ाई की, वो थे मेन कॉज ऑफ फेल्योर। सो ये थे गद्दार। कौन कौन थे? ग्वालियर के थे, इंदौर के थे, हैदराबाद, नेपाल का, जोधपुर का। इन्होंने सपोर्ट की थी ब्रिटिशर्स को। द मिलिट्री इक्विपमेंट टू द रेबल्स वाज इंफीरियर। अब जो मिलिट्री इक्विपमेंट थी, हथियार वगैरह थे रेबल्स के पास, विद्रोहियों के पास, वो बहुत ज्यादा कम थे। कंपैरेटिव लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, लीडरशिप ने इनको अच्छी मिली। The modern intelligent Indians also didn't support the cause। Modern intelligent Indians जो थे उन्होंने भी सपोर्ट करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने बस अपना देखा कि हम अपना देखेंगे, उन्होंने देश का प्रति कुछ भी नहीं सपोर्ट किया। इम्पैक्ट क्या बना पड़ा ये सारे रिवोल्ट का? The revolt was mainly feudal in the character, carrying with it some nationalist element। काफी जो विद्रोही थे वो मारे गए। The control of Indian administration was passed on the British crown by the Government of India Act 1858। 1858 में एक इंडियन एक्ट पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पावर पास कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को। Declared by Queen Victoria on November 1, 1858, the army was carefully reorganized to prevent the reoccurrence of such an event। Doctrine of lapse जो था वो खंडित कर दिया गया, वो एबॉलिश कर दिया गया। ये इम्पैक्ट कुछ पड़े, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रद्द हो गया, और दूसरा जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर पास कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को। दैट इज अब क्वीन विक्टोरिया का राज था इंडिया पे। थैंक यू सो मच। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मैंने एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गांधीयन इरा के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, कौन कौन सी मूवमेंट्स उन्होंने की, कौन कौन सी मूवमेंट्स जो है उनकी सक्सेसफुल रही और कौन सी फेल हुई, उन सब के बारे में डिटेल में करेंगे। कौन कौन से एक्ट पास हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया आई, ये वाली पोस्ट आई, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक नया ऐड हुआ है PSSSP के द्वारा, ये वाला हम टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे 5 क्लासेस में। सो बने रहिए मेरे साथ। और जो नए हैं चैनल पे, प्लीज जाके जिन्होंने वीडियो देखी है और उनको अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो जाके बेल आइकन प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्या जा रहा है यार, अगर समझ आ रहा है तो कर देना चाहिए ना, मोटिवेशन मिलती है। सो मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी वीडियोस बनाने के लिए, मैं भी खुश होती रहूंगी, आप भी खुश होते रहिए, आपको समझ आ रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।